नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम बात करेंगे जनरल साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, इस टॉपिक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में हम क्लियरिटी के साथ बात करेंगे। देखिए, नियंत्रण और समन्वय हमारा टॉपिक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सबसे पहले एक टर्म है उद्दीपन या स्टिमुलस। उद्दीपन क्या होता है, आप साथ के साथ याद करते चलें। उद्दीपन है वातावरण में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति सजीव अनुक्रिया करते हैं। एनवायरमेंट में कोई भी चेंजेज हुए जिनके अगेंस्ट कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स करता है, स्टिमुलस या उद्दीपन कहलाता है। अब ये उद्दीपन क्या हो सकता है? ध्वनि हो सकती है, गंध हो सकती है, स्वाद हो सकता है, तापमान हो सकता है, प्रकाश हो सकता है और कोई स्पर्श हो सकता है। ये सभी उद्दीपन है। और एक और बात आप ऐड कर लीजिए, उद्दीपन कम से भी कम मिनिमम 15 मिली वोल्ट का होना चाहिए। इससे कम हुआ तो फिर नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र को उतना प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। सेंसरी ऑर्गन या संवेदी अंग, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये संवेदी अंग है। वे अंग जो उद्दीपन को ग्रहण करते हैं। देखिए, साउंड को कान, स्मेल को जीभ, स्मेल को नाक, टेस्ट को जीभ, टेम्परेचर और टच को स्किन, और लाइट को हमारी आंख क्या करेगी? डिटेक्ट करेगी। क्लियर है? तो ये सब संवेदी अंग है। एक नाम आपने सुना होगा तंत्रिका कोशिका, जिसे अंग्रेजी में न्यूरॉन भी कहते हैं। बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र बनाती है, और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, और इसका विभाजन नहीं होता। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन नहीं करती? तंत्रिका कोशिका। आराम से देखिए इस स्लाइड को, और इन स्लाइड में आपको क्लियरिटी के साथ खुद भी लगेगा कि कहां से क्वेश्चन आएगा। एक फेमस क्वेश्चन तो यही है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। एक टर्म और है न्यूरो ट्रांसमीटर, हिंदी में तंत्रिका संचारी पदार्थ। ये दो हो सकते हैं, एसिटाइल कोलिन और एड्रीनलिन। जब अगर आप दुखी हैं तो तंत्रिकाओं के बीच न्यूरोट्रांसमीटर एड्रीनलिन, और अगर आप खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलाइन प्रवाहित होगा। तो आप हमेशा खुश रहे, भगवान करे आपकी तंत्रिका कोशिकाओं में न्यूरोट्रांसमीटर हमेशा ही एसिटाइल कोलाइन या एसिटिल कोलिन प्रवाहित होता रहे। ये तंत्रिका कोशिका का चित्र है जिसे हम बचपन से छोटी क्लासों में पढ़ते हुए आ रहे हैं। अपने हाथ से भी इसको समझ सकते हैं। ये डेंड्राइट है, ये कोशिका का है, ये पूरा का पूरा जो है ये एक्सोन, और लास्ट में घुंडी नुमा संरचना है जिसे सिनेप्टिक घुंडी कहते हैं। तो ये देखिए, ये डेंड्राइट, ये पूरा का पूरा कोशिका का है, साइटोन या सोमा। इसमें केंद्रक पाया जाएगा और केंद्रक के चारों ओर नीजल्स के कण पाए जाएंगे। कई बार यह पूछा जाता है, नीजल्स के कण किससे संबंधित है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन से। फिर एक्सोन गया, एक्सोन के ऊपर माइलिन आच्छद या माइलिन शीथ पाए जाएंगे। दो माइलिन शीथ के बीच का गैप है रेनवियर नोड, और फिर ये एक्सोन लास्ट में जाकर सिनेप्टिक घुंडी के रूप में हो जाएगा। अब इसके जस्ट पीछे जब दूसरी तंत्रिका आएगी तो दूसरी वाली तंत्रिका के डेंड्राइट और पहली वाली की सिनेप्टिक घुंडी के बीच का माइक्रोस्कोपिक गैप क्या कहलाता है? सिनेप्स। इस तंत्रिका कोशिका की का चित्र बनाने के पीछे मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आपको सिनेप्स समझ में आए। सिनेप्स
दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच माइक्रोस्कोपिक गैप सिनेप्स है। देख लीजिए, अब एक टर्म है तंत्रिका आवेग या नर्व इंपल्स। हुआ क्या, मान लीजिए बाहर आपने कोई गर्म चीज को छुआ, तापमान, ये उद्दीपन डेंड्राइट के पास जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि तंत्रिका कोशिका की कौन सी संरचना उद्दीपन को ग्रहण करती है, डेंड्राइट। फिर ये स्टिमुलस या उद्दीपन कोशिका काय में जाएगा और कोशिका काय में जाकर ये उद्दीपन इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत सिग्नल में बदल जाएगा, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। मान लीजिए आप खाना बनाते समय ऐसे पर आपकी उंगली टच हो गई और आपको 15 मिनट बाद पता लगा, तब तक तो काम खत्म हो जाएगा। जैसे ही उंगली टच होती है तुरंत अपना हाथ वापस आ जाता है। तो बहुत फास्ट काम होना, तो फिर विद्युत सिग्नल की स्पीड से काम होना चाहिए। तो ये जो स्टिमुलस है ये कोशिका काय में जाकर विद्युत सिग्नल में बदल जाता है और इस विद्युत सिग्नल को तंत्रिका आवेग या नर्व इंपल्स कहते हैं। और ये नर्व इंपल्स इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में एक्सोन से जाता है। अब एक्सोन से कहीं रास्ते में ही बाहर नहीं निकल जाए, इसलिए यहां पर एक कुचालक आवरण होगा, ऊष्मारोधी आवरण, कुचालक आवरण होगा, माइलिन शीथ, जो सिग्नल को पूरा का पूरा सिनेप्टिक भिंडी तक पहुंचाएंगे। अब एक चीज याद रखें कि अगर करंट है, विद्युत है और दो तार आपस में जुड़े हुए नहीं है तो फिर करंट आगे नहीं जा पाएगा। कितनी रिक्वेस्ट कर लीजिए आप। दूसरी तंत्रिका इससे जुड़ी भी नहीं है, बीच में सिनेप्स है। अब ये सूचना मस्तिष्क तक पहुंचानी है तो क्या होगा, इस सिनेप्टिक घुंडी में जो तंत्रिका आवेग था, जो इलेक्ट्रिक करंट था, नर्व इंपल्स था, वो वापस से केमिकल सिग्नल में बदल जाता है। और ये काम कहां पर होगा, सिनेप्टिक घुंडी में। और ये केमिकल सिग्नल ही न्यूरोट्रांसमीटर है, तंत्रिका संचारी पदार्थ है। अगर इधर से कोई खुशनुमा सिग्नल गया है तो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन, और दुख वाला गया है तो एड्रेनालिन। और फिर वापस ये जो केमिकल सिग्नल है ये अगली डेंड्राइट को उद्दीपित करेगा, फिर वही प्रोसेस दोबारा हो जाएगी और ऐसे करते करते ये ब्रेन तक पहुंच जाएगा। अब इस स्लाइड को देख लीजिए आप। तंत्रिका आवेग किसे कहेंगे, कोशिका की कोशिका काय में उद्दीपन विद्युत सिग्नल में बदल जाता है। विद्युत सिग्नल ही तंत्रिका आवेग है, नर्व इंपल्स है। कहां कहां से गुजरा, एक्सोन से आवेग या नर्व इंपल्स बाहर नहीं निकल जाए, इसलिए माइलिन आच्छाद पाए जाते हैं। तो माइलिन आच्छाद के बीच का रेनवियर का नोड और दो न्यूरॉन के बीच का माइक्रोस्कोपिक गैप क्या कहलाता है, सिनेप्स। देख लीजिए, इस टॉपिक से बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको बस ये वीडियो बहुत अच्छे से देखना है। आइए, तंत्रिका आवेग का संचरण जो मैंने अभी कहा था उसको मैंने फिर से सिस्टेमेटिक लिखा है ताकि आपको अच्छे से याद हो। उद्दीपन डेंड्राइट के पास कोशिका काय में, उद्दीपन विद्युत सिग्नल में बदल जाएगा कोशिका काय में, फिर एक्सोन में, एक्सोन से लीक नहीं हो इसलिए माइलिन आच्छाद है, फिर ये सिनेप्टिक घुंडी में पहुंच जाएगा, वहां इलेक्ट्रिक सिग्नल केमिकल सिग्नल में बदल जाएगा। ये केमिकल सिग्नल ही न्यूरोट्रांसमीटर है और सिनेप्स के द्वारा ये अगली वाली न्यूरॉन तक उसको स्टिमुलस या उद्दीपन प्रदान करेगा। एक टर्म और है जहां से क्वेश्चन आता है, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क, प्रतिवर्ती चाप। जो रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन आप समझते हैं, जैसे मान लीजिए गर्म चीज को जैसे आपका हाथ हुआ आप वापस आ जाए, किसी ने आपकी आंखों की तरफ ऐसे किया तो पल के झपका देंगे। प्रतिवर्ती क्रिया में तंत्रिका आवेग का जो पथ है, रास्ता है, वो रिफ्लेक्स आर्क है। पहला क्वेश्चन तो यही है, ये कहां बनता है, तो रिफ्लेक्स आर्क मेरुरज्जु या स्पाइनल कोड में बनता है।
मेरु रज्जु को अंग्रेजी में स्पाइनल कोड कहते हैं। और ये सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो स्ट्रक्चर आएगी, मस्तिष्क और मेरु रज्जु। क्या होगा? बाहर से उद्दीपन आया, संवेदी अंग ने ग्रहण किया, सेंसरी न्यूरॉन, संवेदी तंत्रिकाएं इसको कहां पहुंचाएगी? सीएनएस तक, मेरु रज्जु तक। ये भी क्वेश्चन है। सेंसरी न्यूरॉन किसे कहते हैं? ऐसी न्यूरॉन जो संवेदी अंग से सूचना को मेरुरज्जु या सीएनएस तक पहुंचाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। मेरुरज्जु से इफेक्टरी ऑर्गन, प्रभावी अंग, इफेक्टरी ऑर्गन तक सूचना पहुंचाने वाली है मोटर न्यूरॉन, चालक तंत्रिका। संवेदी तंत्रिकाएं और ये हैं चालक तंत्रिकाएं। संवेदी अंगों से सूचना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या मेरुरज्जु तक पहुंचाएगी सेंसरी न्यूरॉन। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रभावी अंग तक पहुंचाएगी मोटर न्यूरॉन, और प्रभावी अंग को कहेंगे इफेक्टरी ऑर्गन। और प्रभावी अंग पेशियां हो सकते हैं और ग्रंथियां हो सकते हैं। इसको आप ऐसे समझिए। देखिए, गर्म चीज तो उद्दीपन हो गई, त्वचा टच हुई, त्वचा से सेंसरी न्यूरॉन मेरुरज्जु, मेरुरज्जु से मोटर न्यूरॉन मसल्स, और मसल्स के द्वारा आपका हाथ पीछे आ जाएगा। आपने इमली देख ली, इमली उद्दीपन है। संवेदी अंग, जैसे आपको लगा स्वाद जैसा, बिना खाए भी इमली ऐसा है कि आपको मुंह में पानी आ जाता है, नाम लेते आ जाता है। तो संवेदी अंग, सेंसरी ऑर्गन मेरुरज्जु, और प्रभावी अंग ग्रंथियां होगी जहां से लार स्रावित हो जाती। तो प्रतिवर्ती चाप कहां बनता है? मेरुरज्जु में। प्रभावी अंग कौन कौन है? मसल्स और ग्रंथियां। चालक तंत्रिकाएं या मोटर न्यूरॉन क्या करती है? सूचनाओं को मेरुरज्जु से प्रभावी अंगों तक। संवेदी तंत्रिका क्या करती है? संवेदी अंग से मेरुरज्जु तक। और मेरुरज्जु में क्या बनेगा? प्रतिवर्ती चाप। ये किसका भाग है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। आराम से देखिए। चलिए आगे बात करते हैं। आइए आगे अगर हम बात करें तो हमारा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, और इस तंत्रिका तंत्र का निर्माण किससे हुआ है? न्यूरॉन से, तंत्रिका कोशिका से। ये देखिए, तीन पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मैंने आपको कहा था ब्रेन और स्पाइनल कोड, मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में हमारी कपालीय तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं आती। इनकी संख्या आपको याद रखनी है। क्रेनियल नर्व 12 जोड़ी और स्पाइनल नर्व 31 जोड़ी होती है। स्वायत्त या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में अनुकंपी, जिसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, और परानुकंपी, जिसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को आप ऐसे याद रखें, आपके सामने शेर आ गया, मतलब पसीना आ जाएगा। आपके सामने शेर खड़ा, कोई आपको कहे कि लड्डू खा, मुंह में लार नहीं आएगी, लार कम होगी। मतलब दुख के समय अनुकंपी या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आप खुश है तो पुतली सिकुड़ जाएगी, शेर को देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएगी। तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में आंख की जो पुतली है वो फैल जाएगी। एक चीज और, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के प्रभाव में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के प्रभाव में लगभग ग्रंथियां कम काम करती है, सिवाय स्वेट ग्लैंड या पसीना के। तो परानुकंपी में पसीना कम आएगा। ये देखिए, यहां कर देता हूं। तो ये तंत्रिका तंत्र के भाग है, ये आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
दुख के समय अनुकंपी और खुशी के समय परानुकंपी। याद रखना है, शेर आपके सामने है, जो जो आपके सिम्टम्स होंगे वो अनुकंपी या सिंपैथेटिक में, और उसका अपोजिट परानुकंपी या पैरासिम्पैथेटिक में। देखिए, अब है मस्तिष्क। मस्तिष्क किस में आएगा? मस्तिष्क और मेरुरज्जु किस में आएगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। हम कोई भी चीज सीखते हैं तो वो मस्तिष्क के कंट्रोल में रहती है, और जब सीख चुके हैं लर्निंग के बाद वो रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में आएगी और स्पाइनल कोड से उसका कनेक्शन हो जाएगा। स्टार्टिंग में आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं ब्रेन के अंडर में, और जब सीख चुके हैं मतलब वो स्पाइनल कोड के अंडर में आ गई। आपने कोई भी चीज सीख ली मतलब वो किसके अंडर में आ गई? स्पाइनल कोड के। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है मस्तिष्क। मस्तिष्क के 3 भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। पहला क्वेश्चन तो यही है कि आपको नाम याद रखने। अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम, जान पिंड, ऑल्फैक्टरी लोब और डायनसिफेलोन पाया जाता है। पश्चिम मस्तिष्क में पोन्स, जो श्वसन का नियमन करेगी, मेडुला, जो अनवॉलेंट्री या अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करेगा जैसे हमारी हार्ट बीट, रिद्म सेंटर, श्वसन के लिए राइम सेंटर या रिद्म सेंटर होते हैं, वो मेडुला ऑब्लोंगेटा पार्ट में होते हैं। और सेरेब्रम मस्तिष्क, ये शरीर का संतुलन करता है, ये भी पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। देखिए 3 ऑप्शन है, कोई भी इन तीनों के साथ कोई भी एक कहां से दे देगा, फिर पूछेगा कि मनुष्य के पश्चिम मस्तिष्क का भाग नहीं है। पश्चिम मस्तिष्क में कौन कौन है और अग्र मस्तिष्क में कौन कौन है? मध्य मस्तिष्क में 4 ऐसी संरचनाएं होती है जिसे कॉर्पोरा क्वार्डिजेमिना कहते हैं, और एक और संरचना है जो इनको अग्र मस्तिष्क से पश्चिम मस्तिष्क के बीच जोड़ेगी, इसे कहा जाएगा क्रूरा सेरेब्राई। क्रूरा सेरेब्राई, देख लीजिए एक बार, आप इस पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे, चीजें आराम से समझ में आएगी। मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क का भाग है प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, पहला क्वेश्चन ये रहा। इस प्रमस्तिष्क के गोलार्ध सेरेब्रम हेमिस्फीयर, ये आपस में और कैलोजम नामक संरचना द्वारा जुड़े रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, प्रमस्तिष्क गोलार्ध या सेरेब्रल हेमिस्फीयर किससे जुड़े रहते हैं? कॉर्पस कैलोसम द्वारा। इस प्रमस्तिष्क के 4 भाग है, 4 लोब है। सामने जो आपको दिख रहा है फ्रंटल, ऊपर जो दिख रहा है पैराइटल, पीछे जो दिख रहा है ये ऑक्सीपिटल, और ये साइड वाला टेम्पोरल। देखिए, इंटेलिजेंसी, ऐसा माना जाता है फ्रंटल लोब या ललाट जिसका बड़ा है वो इंटेलिजेंट है। व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी, फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव और लॉजिकल थिंकिंग, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रंटल लोब के हैं। टेम्पोरल कान के पास है, सुनने से संबंधित और मेमोरी से संबंधित। कभी आपने ऑब्जर्व किया हो कोई चीज आपको याद नहीं आती तो आप ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, ऐसे, क्या याद नहीं आ रहा कहां? टेम्पोरल। तो टेम्पोरल मेमोरी और सुनने से संबंधित। जो पैराइटल है ताप और दर्द के प्रति संवेदी, और पीछे जो है वो देखने से संबंधित। ये आपको नाम और इनके काम याद रखने। ये प्रमस्तिष्क के भाग है। फ्रंटल इंटेलिजेंसी, चेहरे के हाव भाव, व्यक्तित्व, लॉजिकल थिंकिंग, सब कुछ यहाँ है। ताप और दर्द के लिए, देखने के लिए, मेमोरी और सुनने के लिए। पैराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल,
ऑक्सीपिटल। एक बार आप आराम से इसकी रीडिंग लगाएंगे, 4 ऑप्शन एग्जाम में आएंगे, आप आराम से सॉल्व कर देंगे। जनरल साइंस का लेवल इतना आसान नहीं रहा है और ये ऐसा टॉपिक है जहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। ऑल्फैक्टरी लोब सूंघने से संबंधित होते हैं। मानव में ये अवशेषी होते हैं, अवशेषी का मतलब होते हैं लेकिन किसी काम के नहीं। कुत्ते और खरगोश में सुविकसित होते हैं, इसलिए कुत्ते में सूंघने की क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है। अग्र मस्तिष्क का तीसरा भाग है डायनसिफेलोन। इस डायनसिफेलोन की छत को कहते हैं एपिथैलेमस, और इस एपिथैलेमस से ही जुड़ी हुई संरचना है पीनियल ग्रंथि, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं। इसकी दीवारें थैलेमस और इसका फर्श जो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस नाम आपने सुना ही होगा। इस हाइपोथैलेमस से एक संरचना द्वारा, जिसका नाम है इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम द्वारा मटर के दाने जैसी संरचना जुड़ी रहेगी, जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और इस मास्टर ग्लैंड का कंट्रोल हाइपोथैलेमस के पास होगा, इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर का भी मास्टर हाइपोथैलेमस और मास्टर पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। देखो, हाइपोथैलेमस ब्रेन से संबंधित भी है और हाइपोथैलेमस हार्मोन भी सिक्रेट करता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच की योजक कड़ी या कनेक्टिव लिंक कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये हाइपोथैलेमस से एक बात और याद रखनी है कि हमारे शरीर में भूख, प्यास और लैंगिक व्यवहार का नियंत्रण करता है, सेक्सुअल बिहेवियर, हाइपोथैलेमस। देख लीजिए, आगे आइए। अब देखिए, पादप गतियां या प्लांट मूवमेंट दो टाइप की है, अनुवर्तन और अनुकुंचन। बहुत अच्छे से देखना आपको एक एक स्लाइड को, क्लियरिटी के साथ डिटेल में चीजें पढ़ चुके हैं। एग्जाम अब नजदीक है, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक हो आपको ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। इतना तो आपको इस टॉपिक में से देखना ही पड़ेगा, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता। प्लांट मूवमेंट, अनुवर्तन और अनुकुंचन। अनुवर्तन को अंग्रेजी में ट्रॉपिक, अनुकुंचन को नास्टिक। देखिए, पादपों की गतियां अगर उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करे तो ट्रॉपिक, अनुवर्तन, और उद्दीपन की दिशा पर निर्भर नहीं करें तो नास्टिक मूवमेंट। जैसे एक गति है प्रकाशानुकुंचन, सूर्य का प्रकाश पुष्प पर गिरेगा तो पुष्प खिल जाएगा। अब जिधर से प्रकाश आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, उस पर प्रकाश गिरना चाहिए, वो चारों तरफ से खिल जाएगा। तो इस प्रकार की गति में उद्दीपन की दिशा का कोई मतलब नहीं है। सुई मुई को आपने टच कर दिया, कहीं से भी टच कर दिया, पूरी सिकुड़ जाएगी। स्पर्शानुकुंचन, थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। सुई मुई का वैज्ञानिक नाम है मिमोसा पुडिका। टच मी नॉट प्लांट कहते हैं इसको, टच मी नॉट प्लांट। तो फोटोनास्टिक और थिग्मोनास्टिक, प्रकाशानुकुंचन और स्पर्शानुकुंचन। प्रकाशानुकुंचन में है पुष्प का खिलना। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। पुष्प का खिलना कौन सी गति है, फोटोनास्टिक या प्रकाशानुकुंचन? ये गति उद्दीपन की दिशा पर निर्भर नहीं करेगी। छुई मुई का वैज्ञानिक नाम क्या है, मिमोसा पुडिका, या इसे टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं। यहां देखिए, इस मूवमेंट से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुवर्तन या ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है? ये उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करती है। फिर लिख देता हूं, ये बात आपको याद रखनी है। ऐसी गतियां जो उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करे वो ट्रॉपिक मूवमेंट है, अनुवर्तन गतियां हैं। देखिए, जड़ के लिए देखिए, जड़ जमीन में नीचे जाएगी। अब प्रकाश सूर्य का ऊपर से आता है, जड़ नीचे जा रही है, इसलिए ऋणात्मक। इसके लिए प्रकाश के लिए, इसलिए जड़ ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन।
नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, नेगेटिव प्रकाशानुवर्तन को फोटोट्रोपिज्म। देखिए, जल जमीन में है और जड़ भी उधर ही जा रही है, उद्दीपन की तरफ ही जा रही है, इसे कहेंगे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। सॉरी, जल के लिए है इसलिए जलानुवर्तन। गुरुत्व या गुरुत्वीय त्वरण भी हमेशा नीचे की तरफ लगता है, जड़ भी नीचे ही जा रही है, तो गुरुत्व के लिए भी धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। जियो ये जड़ के लिए, ऐसा तने के लिए सोचिए, तना ऊपर बढ़ेगा, प्रकाश भी ऊपर ही है, तो पॉजिटिव प्रकाश की वजह से हो रहा है, इसलिए फोटोट्रोपिज्म। जल जमीन में है और तना ऊपर आ रहा है तो नेगेटिव, और जल के लिए है इसलिए हाइड्रोट्रोपिज्म, जलानुवर्तन। गुरुत्व नीचे है, तना ऊपर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है, ऋणात्मक नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ध्यान से आपको इसको समझना है। ट्रॉपिक या अनुवर्तन गतियां उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करती है। पादप हार्मोन देखिए, प्लांट हार्मोन, ऑक्सीन कोशिका के आकार में वृद्धि और फलों की वृद्धि करता है। वृद्धि के कारण गति, देखिए आपने किसी पादप को खिड़की के पास रख दिया, वृद्धि हो रही है, लेकिन वो पादप सूर्य का प्रकाश खिड़की की तरफ से आ रहा, उधर झुक जाता है। सहारे के चारों ओर प्रतान या बेल का चढ़ना, किसी बेल को कोई सहारा दे दिया तो उसके चारों तरफ बढ़ के ऊपर चढ़ जाएगी। इन दोनों का कारण है ऑक्सीन हार्मोन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या असमान वितरण। ये पादप है, सूर्य का प्रकाश खिड़की से इधर आ रहा है, ये इधर घूम जाएगा। ये इधर इसलिए घुमा है कि जिधर खिड़की है सूर्य का प्रकाश आ रहा है, यहां पर ऑक्सीन का लेवल कम और दूसरी तरफ ऑक्सीन का लेवल ज्यादा हो जाता है, और ऑक्सीन का लेवल ज्यादा तो वृद्धि ज्यादा हो जाएगी, इस कारण ये घूम जाएगा। ऐसे ही जब बेल ऊपर चढ़ती है तो भी ऐसे ही ऑक्सीन का असमान वितरण होता है, जिधर उद्दीपन है उधर कम और जिधर उद्दीपन नहीं है उसकी दूसरी दिशा में ज्यादा ऑक्सीन बनता है। जिब्रेलिन कवक से अलग किया जाता है, जिब्रेलिन हार्मोन को कोशिका के आकार में और फलों में वृद्धि करेगा। पहली बार जो जिब्रेलिन हार्मोन अलग किया वो कवक से किया था, यबूता और स्मूकी, दो वैज्ञानिकों ने। एकमात्र पादप हार्मोन है जो नर पुष्पन को प्रेरित करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिब्रेलिन के लिए। साइटोकाइनिन अगला हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करेगा, जीर्णता या बुढ़ापे को रोकेगा, इसलिए इसको जीर्णता रोधी या एंटी एजिंग हार्मोन कहते हैं। ये सीधे क्वेश्चन है साथियों। एंटी एजिंग हार्मोन साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन को प्रेरित कौन करेगा? साइटोकाइनिन। और ये तीनों हार्मोन ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये वृद्धि को बढ़ाने वाले हैं। क्लियर है? वृद्धि करने वाले हार्मोन है, ग्रोथ रेगुलेटरी हार्मोन है। ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, इनके अपोजिट एब्सिसिक अम्ल वृद्धि निरोधक या ग्रोथ इनिबिटर हार्मोन है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे दे। ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक, कौन सा वृद्धि को रोकेगा, वृद्धि निरोधक है? एब्सिसिक अम्ल। इसे पादपों का स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। एक और हार्मोन है इथाइलिन, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह आर्टिफिशियल हार्मोन है, फलों को पकाने में इसका उपयोग होगा। एकमात्र गैसीय हार्मोन है,
और इथाइलिन को एसिटिलीन भी कह सकते हैं। एसिटिलीन गैस का उपयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। एक एक लाइन कहीं न कहीं एग्जाम में पूछी गई और आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जंतुओं के द्वारा हार्मोन में पीयूष ग्रंथि मटर के दाने जैसी है। इसके बहुत सारे हार्मोन है, लेकिन एक वृद्धि हार्मोन है जो शरीर की वृद्धि करेगा। पीयूष ग्रंथि की लोकेशन मैंने आपको बताई थी, जो डायनसिफेलोन है, उस डायनसिफेलोन की फर्स है। फर्स को हाइपोथैलेमस कह रहे हैं और इस हाइपोथैलेमस से इनफंडीबुलम द्वारा जुड़ी मटर के दाने जैसी संरचना कौन है? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करे। मानव शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि है कौन? थायराइड ग्लैंड। सबसे बड़ी ग्लैंड पूछे तो लीवर और सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड पूछे तो थायराइड। ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाएगा, इसके लिए आयोडीन की जरूरत है। और थायरोक्सिन हार्मोन का काम उपापचय या मेटाबॉलिज्म का रेगुलेशन। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन पाएगा और घेंगा, गलगंड या गोइटर डिजीज हो जाएगी। गलगंड रोग, गला सूज जाएगा। एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करेगी। इसका कार्य है इमरजेंसी के समय रेगुलेशन। एड्रिनल ग्लैंड हमारी जो किडनी है, उस किडनी के ऊपर टोपी नुमा संरचना होती है। तो दोनों किडनी पर दोनों तरफ दो टोपी नुमा संरचनाएं हैं जिन्हें एड्रिनल ग्लैंड कहा जाएगा। टेस्टीज ये नर से संबंधित है। मेल के अंदर टेस्टीज एब्डोमेन कैविटी से थोड़ा नीचे होते हैं ताकि टेम्परेचर थोड़ा कम रहे और स्पर्म या शुक्राणुओं का निर्माण हो सके। इनका कार्य नर में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना। द्वितीयक लैंगिक लक्षण में आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, ये सारी चीजें हैं। मादा के अंदर, फीमेल के अंदर ओवेरी होती है। ओवेरी से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। ये मादा में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर करेगा जो स्किन को कोमल, आवाज का पतला, मेमोरी ग्लैंड और ये सारी चीजों का विकास करेगा। एक टर्म है अग्नाशय या पैनक्रियाज, ये मिश्रित ग्रंथि है। पहले तो मिश्रित क्यों है? क्योंकि इसका 99% भाग तो बहिर्स्रावी है, एक्सोक्राइन है। केवल इसका 1% भाग, जिसे लेंगर हैंस की दीपिका कहते हैं, आइसोलेट्स ऑफ लेंगर हैंस, वो अंतःस्रावी है, एंडोक्राइन है। इस अग्नाशय का 1% लेंगर हैंस की दीपिका वाला भाग इंसुलिन हार्मोन बनाएगा और इस इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाता है। किस हार्मोन की कमी से? इंसुलिन की कमी से। इसलिए डायबिटीज के रोगी को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। देखिए, समझिए, कॉन्सेप्ट है। ये पत्ती जैसी संरचना है जिसे पैनक्रियाज कह रहे हैं, अग्नाशय। इसका 99% भाग एसिनी कहलाता है और ये एसिनी एक्सोक्राइन है, बहिस्रावी है। और बहिस्रावी जो होते हैं वो एंजाइम स्रावित करते हैं। इसका 1% भाग आइसोलेट्स ऑफ लेंगरहैंस, लेंगरहैंस की दीपिकाएं हैं। इस आइसोलेट्स ऑफ लेंगरहैंस में दो सेल है, अल्फा सेल और बीटा सेल। ये जो अल्फा सेल है ये हार्मोन बनाती है ग्लूकागोन और बीटा सेल हार्मोन बनाती है इंसुलिन, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए,
अब ये हमारा ब्लड है। ब्लड में ग्लूकोज जो है वो 80 से 100 मिलीग्राम पर 100 ml रहना चाहिए। ये नॉर्मल वैल्यू है। अब आपने खाना ज्यादा खा लिया तो ये ग्लूकोज किस में बदलेगा? ग्लाइकोजन में। और इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम कौन करेगा? इंसुलिन। और ये ग्लाइकोजन कहां जाकर इकट्ठा हो जाएगा? लीवर में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। इसे मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला बायोकेमिकल लेबोरेटरी भी कहते हैं। लेकिन याद रखें, यकृत या लीवर कोई भी एंजाइम स्रावित नहीं करता। यकृत के द्वारा कोई भी एंजाइम स्रावित नहीं होता। नो एंजाइम। याद रखना है। तो 80 से 100 मिलीग्राम ही रहेगा, बाकी ग्लाइकोजन में लीवर में चला जाएगा। किसी दिन आपने खाना नहीं खाया, उस दिन भी 80 रखना है। तो उस दिन क्या होगा? मसल्स से या लीवर से ये ग्लाइकोजन आएगा और ग्लूकागोन इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देगा और ब्लड में आ जाएगा। देख लीजिए, इंसुलिन और ग्लूकागोन एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। जिस भी दिन आप व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, उस दिन ग्लूकागोन की वजह से ब्लड में ग्लूकोज मेंटेन रहता है। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। इसी को डायबिटीज कहा जाता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए, एक टर्म और है, बहिस्रावी ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथियां कुछ ऐसी रहती है। ये इनका टारगेट लोकेशन है। इनमें से नलिका होगी और ये ग्रंथि है। ये ग्लैंड है, ग्रंथि है। ये अपना सीक्रेशन सीधा नलिका के द्वारा यहां पहुंचा देगी। तो पहली बात तो इनमें नलिका पाई जाएगी। दूसरी तरफ एंडोक्राइन में क्या होगा कि ये टारगेट है, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड यहां पर है, कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन यहां से ब्लड यहां जा रहा है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगी? अपना सिक्रेशन ब्लड में डालेगी और ब्लड के द्वारा टारगेट तक पहुंचा देगी। एंडोक्राइन में डक्ट नहीं होती, इसलिए डक्टलेस। और अपना जो भी सीक्रेशन है, जो भी स्त्राव है, ये ब्लड द्वारा पहुंचा देगी। और यहां तो सीधी नलिका है। एक्सोक्राइन एंजाइम सिक्रेट करती है और एंडोक्राइन हार्मोन सिक्रेट करती है। और इस एक्सोक्राइन में पहला नाम है यकृत का, दूसरा नाम है पैनक्रियाज या अग्नाशय का 99% पार्ट, और तीसरा नाम है सैलाइवरी ग्लैंड लार ग्रंथि। लार ग्रंथि एक एंजाइम बनाती है जो पाचन में काम करेगा, टाइलिन। और इस टाइलिन एंजाइम को एक्टिव करने के लिए आयन चाहिए, क्लोराइड आयन। ये भी अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन अभी हमें हार्मोन के बारे में ज्यादा बात करनी है। पैनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों है। और एंडोक्राइन में सभी ग्रंथियां आ जाएगी जो हमने पढ़ी, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, वृष्ण, अंडाशय, थाइमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, सब कुछ एंडोक्राइन में। और एंडोक्राइन में सबसे बड़ी ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। देख लीजिए, एक्सोक्राइन में नलिका पाई जाएगी, ये एंजाइम सीक्रेट करेगी।
एंडोक्राइन में नलिका नहीं होगी और ये हार्मोन सीक्रेट करेगी और अपना सीक्रेशन ब्लड में डालेगी। एक ग्रंथि है पीनियल ग्लैंड, यहां से सीधे क्वेश्चन आते हैं। तीसरी आंख के नाम से पीनियल ग्लैंड, ब्रेन सैंड या एसरवुलाई के नाम से पीनियल ग्लैंड, जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक पीनियल ग्लैंड। याद कीजिए डायनसिफेलोन की जो छत है एपिथैलेमस वहीं पाई जाती है। तीन स्ट्रक्चर, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि, ये तीनों ब्रेन में पाई जाती है। लोकेशन की बात हो रही है, ये तीनों देकर कोई और दे दे एड्रिनल और फिर पूछे कि कौन सी ग्रंथि की संरचना मस्तिष्क में नहीं है, तो फिर आपका जवाब है एड्रिनल, क्योंकि हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्लैंड ये ब्रेन में पाई जाएगी। ये हमारी जैविक घड़ी को कंट्रोल करती है, बायोलॉजिकल क्लॉक, और ये एक हार्मोन बनाती है मेलेटोनिन हार्मोन, जो त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। थाइमस ग्रंथि हमारे जो फेफड़े होते हैं उन फेफड़ों के बीच में धागे नुमा संरचना है जिसे थाइमस ग्रंथि कहते हैं। ये थाइमोसिन हार्मोन बनाएगी जो इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। बच्चों में ये थाइमस ग्लैंड बड़ी होगी, जैसे जैसे उम्र होती जाएगी या छोटी होती जाती है, इस इम्यूनिटी कमजोर होती जाती है। एक नाम आपने सुना होगा टी लिम्फोसाइट, ब्लड में डब्ल्यूबीसी का प्रकार है लिम्फोसाइट, और ये लिम्फोसाइट में एक है टी लिम्फोसाइट, एक है बी लिम्फोसाइट। ये टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन, लिम्फोसाइट कैसी भी हो उनका निर्माण बोन मेरो या अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन ये टी लिम्फोसाइट बनेगी तो बोन मेरो में, लेकिन परिपक्वन या मैचुरेशन थाइमस ग्रंथि में होता है, इसलिए इसका नाम टी है, टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन थाइमस ग्लैंड में होता है। थायराइड ग्लैंड के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन बनता है, उसके अलावा भी एक और हार्मोन बनता है जिसे कैल्सीटोनिन हार्मोन कहते हैं। आजकल यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। थायराइड ग्लैंड के द्वारा स्त्रावित आयोडीन लेस हार्मोन कौन सा है? हम थायरोक्सिन थायरोक्सिन ही पढ़ते आ रहे हैं, इसका नाम है कैल्सीटोनिन। थायराइड ग्लैंड के, ये एच शेप थायराइड ग्लैंड है हमारी ट्रेकिया के ऊपर, एच शेप यहां पर, उसके पीछे की तरफ 4 पैराथायराइड ग्लैंड भी होते हैं, और ये पैराथायराइड ग्लैंड पॉलिप या पैराथायराइड हार्मोन बनाते हैं। नियंत्रण और समन्वय, यहां इस लेवल तक भी बातें हो सकती है। इस वीडियो के अलावा आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। रही बात समझने की या ऐसा कुछ, तो मैं क्लियरिटी के साथ चीजें बता रहा हूं। अब एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर खराब कर दे, इससे बढ़िया है ये वीडियो देख लें, रिवाइज कर लें, पीडीएफ को पढ़ लें। ये 2 हार्मोन मैंने बताया, थायराइड ग्लैंड का कैल्सीटोनिन और पैराथायराइड का पॉलिप या पैराथायराइड हार्मोन। इस लेवल तक जनरल साइंस में बात नहीं की जाती, लेकिन कभी कभी की गई है। उस कभी कभी में हमारा नंबर आ जाए और हम सालों पीछे रह जाएं तो गलत हो जाएगा, तो समझना कोई बड़ी बात नहीं। जनरल साइंस में बच्चों के क्वेश्चन सही नहीं होने का, मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में, उनको ऐसा लगता है कि हमें मैथमेटिशियन थोड़ी बनना है पूरा, हमें तो बस 5 क्वेश्चन करने। तो कौन से 5 आएंगे भाई साहब, यही पता नहीं है। बिल्कुल आपने नॉर्मल सी बातें देखी और एग्जाम में कुछ और आ गया। इस वीडियो के बाद एग्जाम में पेपर का लेवल कैसा भी हो, बाहर से नहीं आएगा। थायराइड ग्लैंड का एक और हार्मोन कैल्सीटोनिन, पैराथायराइड का कोलिप या पैराथायराइड हार्मोन। तो ये कोलिप हार्मोन कौन स्रावित करेगी? पैराथायराइड ग्रंथि। 4 होती है ये, ऐसे याद रखो। कैल्सीटोनिन ऑस्टियोब्लास्ट हार्मोन है, कोलिप या पैराथायराइड ऑस्टियोक्लास्ट हार्मोन। ब्लास्ट का मतलब है निर्माण,
और क्लास्ट का मतलब है टूटना। ऑस्टियो टर्म है हड्डियों के लिए। तो कैल्सीटोनिन हड्डियों को बनाएगा। तो बनाएगा मतलब हड्डियां किसकी बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट इनमें प्रेजेंट होता है। तो ये ब्लड से कैल्शियम लेकर हड्डियों में जमा करेगा, तभी तो ऑस्टियोब्लास्ट कहलाएगा। अस्थि के निर्माण करने वाला हार्मोन है कैल्सीटोनिन, जो थायराइड ग्लैंड की पैराफोलिकुलर सेल या सी सेल के द्वारा सीक्रेट होगा। क्लियर है? आयोडीन लेस हार्मोन है, ये हड्डियों को मजबूत करेगा। तो ब्लड से कैल्शियम हड्डियों में आएगा तभी तो हड्डियां मजबूत होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हार्मोन क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम की कमी, तो कहां गया कैल्शियम? हड्डियों में। और ब्लड में कैल्शियम की कमी को हाइपोकैल्सीमिया कहा जाता है। तो ये ऐसे टर्म है जो आपको कंफ्यूज करेंगे आपको, तो इस पॉइंट को पकड़ो। ऑस्टियोब्लास्ट हड्डियां मजबूत, ब्लड से कैल्शियम हड्डियों में, तो फिर अब ब्लड में क्या होगा? कैल्शियम की कमी। ऑस्टियोक्लास्ट हड्डियां कमजोर, तो हड्डियों से कैल्शियम निकलकर कहां पर आ गया? ब्लड में। तो फिर ये क्या करेगा? ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाएगा, हाइपर कैल्सीमिया। तो इन दोनों को इसीलिए साथ में पढ़ाया है कि दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, विपरीत काम करने वाले हैं। एड्रीनल ग्लैंड में एड्रीनलिन हार्मोन के अलावा एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी बनता है। ये हमारी एड्रीनल ग्लैंड है। इसका बीच वाला पार्ट जो है वो है मेड्यूला। इस मेड्यूला से तो बनता है एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। ये दोनों भाई भाई हैं। जो काम एड्रीनलिन करता है वही काम नॉर एड्रीनलिन करता है। कई बार बच्चे ऐसे समझ लेते हैं कि एक दूसरे के उल्टे हैं। ये वाला भाग एड्रीनल कॉर्टेक्स है, और ये कॉर्टेक्स के भी 3 भाग है, आपको उतना नहीं जाना। GFR, ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा रेटिकुलेरिस। ग्लोमेरुलोसा एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स के ग्लोमेरुलोसा से एल्डोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, जो ब्लड में सोडियम का स्तर बढ़ाता है। आपको तो इतना याद रखना है कि एड्रीनल से एल्डोस्टेरोन बनेगा, जो ब्लड में सोडियम का लेवल बढ़ाएगा और पोटेशियम का लेवल कम करेगा। कुछ हार्मोन हैं जिनके कार्य मैं सीधे बता रहा हूं। ये सारे हार्मोन फीमेल से संबंधित है। एस्ट्रोजन ये अंडाशय के द्वारा स्रावित होगा और मादा में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, अंडाशय में एक संरचना है कॉर्पस ल्यूटियम। इस कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होगा। इसे पीएमएच, प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन भी कहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस या गर्भाशय को मेंटेन करने का काम प्रोजेस्टेरोन करेगा। दुग्ध निर्माण, दुग्ध निर्माण का काम प्रोलैक्टिन हार्मोन करेगा, और ये कौन बनाएगा? पीयूष ग्रंथि। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसका निर्माण तो हाइपोथैलेमस में होता है। हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस की कुछ सेल है न्यूरो सेक्रेटरी सेल, वहां पर फिर ये आकर इकट्ठा हो जाता है पीयूष ग्रंथि के पीछे वाले भाग में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी या पश्च पीयूष ग्रंथि में। और ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है? दुग्ध का निष्कासन, मिल्क इजेक्शन, दूध को स्तन ग्रंथियों से बाहर निकालने का काम। पार्चुरेशन या जब बच्चे का जन्म होता है उस समय यूट्रस में कॉन्ट्रक्शन, संकुचन करने का काम भी ऑक्सीटोसिन करता है। क्लियर है? तो जब बच्चे का जन्म होता है उस समय मां को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि
कॉन्ट्रैक्शन हो और बच्चा बाहर आए। इसे लव हार्मोन या बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। मां और भ्रूण के बीच जो संरचना उसे जोड़ती है उसे प्लेसेंटा कहते हैं, और प्लेसेंटा भी एक हार्मोन बनाता है, HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। लिख लीजिए नाम, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन HCG प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होगा। ग्रेविडेक्स टेस्ट या प्रेगनेंसी टेस्ट में इस HCG को ही डिटेक्ट किया जाता है, मतलब प्लेसेंटा बन गया है और प्रेगनेंसी हो चुकी है। ऑक्सीटोसिन निर्माण हाइपोथैलेमस की न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स में। बर्थ हार्मोन, हार्मोन, मिल्क इंजेक्शन दुग्ध को बाहर निकालने वाला हार्मोन, दुग्ध निर्माण करने वाला प्रोलैक्टिन, प्रेगनेंसी मेंटेन करने वाला प्रोजेस्टेरोन जो कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा, से एस्ट्रोजन। एडिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स के भाग से एल्डोस्टेरोन जो ब्लड में सोडियम का स्तर बढ़ाएगा। एग्जाम का क्वेश्चन यही है कि ब्लड में सोडियम का स्तर कौन सा हार्मोन बढ़ाता है? एल्डोस्टेरोन बढ़ाता है। तो ये था कोऑर्डिनेशन या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय। जनरल साइंस का इजी पेपर आए या कितना भी हार्ड पेपर आए, आप एक बार इस पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से 1 या 2 बार बहुत अच्छे से पढ़ लें, फिर इसकी स्लाइड को 1 या 2 बार रिवाइज कर लें। एग्जाम में जब आप क्वेश्चन देखेंगे, यहां से कोई क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शन अच्छे से पढ़ेंगे तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और यूं ही आपको कोई जॉब देने वाला नहीं है। पढ़ते समय आपको लगे कि इतना सारा पढ़ लिया सर, अब कैसे समझ में आएगा? जिसको समझ में आएगा, जो याद कर लेगा, वो इस लाइन के उस पार होगा, और नहीं होगा, याद नहीं करोगे, काम चोरी करोगे, यहीं रह जाओगे, बड़ी बड़ी बातें फिर बाद में कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है, बार बार रिवाइज करना है और अपनी तैयारी को बेहतरीन करना है। थैंक यू, धन्यवाद।